अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की एक्टिवेशन किस तरह से होती है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स की डेफिनेशन देखते हैं। लिपिड्स हमारे पास ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है, और ये चेन किससे बनी होती है? ये अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलके बनी होती है। अल्कोहल और फैटी एसिड में जब ईस्टर लिंकेज बनता है तो वो मिलके एक लिपिड की फॉर्म में आ जाते हैं। आप राइट साइड पे एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें एक इक्वेशन है। इसमें ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलके ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड हमारे पास लिपिड की एग्जांपल है, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ईस्टर लिंकेज डेवलप हो रहा है, ईस्टर बॉन्ड बनेगा और वो मिलके बना देंगे ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट हमारे पास है फैटी एसिड। फैटी एसिड हम किसे कहते हैं? फैटी एसिड भी हम हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग चेन को कहते हैं, लेकिन जो लिपिड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू फैटी एसिड। फैटी एसिड उसका एक स्मॉल पार्ट आप कह सकते हैं, और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है उनके पास, और उसके टर्मिनल एंड पे एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, या आप कार्बोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन चेन जो होती हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी। आप राइट साइड पे जो नीचे वाली डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें डबल बॉन्ड है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लिपिड्स और फैट्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एग्जांपल है वो है ट्राइग्लिसराइड्स की और कोलेस्ट्रॉल की। कुछ मेन फंक्शन जो हमारे पास लिपिड्स और फैटी एसिड के, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो हमारे पास लिपिड्स है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट भी है सेल मेम्ब्रेन का, और इससे डिफरेंट मैसेंजर्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी बॉडी में बनते हैं। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करते हैं फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स को बनाने में। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हमारे पास इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिफरेंट जो सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं उसमें जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे पास एनर्जी का, फॉर एग्जांपल एटीपी। और जब फैटी एसिड हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसराइड्स। और ये जो ग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसके बाद हम देखेंगे कि फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की ऑक्सीडेशन है: बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन। जो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन है वो एक मेजर मैकेनिज्म है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसके रिजल्ट में एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो हर साइकिल में रिलीज़ होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और सम टाइम अल्फा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन एटम जो हमारे पास लॉस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं पर साइकिल। इसके बाद है ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड अल्फा एक माइनर मैकेनिज्म है, और ये तब इम्पॉर्टेंट है जब हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन में कोई डिफेक्ट आता है, और इसकी जो सेलुलर साइट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो फैटी एसिड अपटेक में इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली जो प्रोटीन है वो है फैटी एसिड ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एक जर्नल टर्म है जो हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने असिस्ट करना होता है मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए। मूवमेंट कहाँ होती है? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड जो हमारे पास प्रोटीन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है कि इसने फैसिलिटेट करना होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंट्रासेलुलर साइड। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड से
इनसाइड मूवमेंट में इसने हेल्प करनी होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है फॉर ऑक्सीडेशन के लिए कहाँ पे इसने मूव कराना होता है फैटी एसिड्स को, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स ही मेजर साइट्स हैं जहाँ पे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हमारे पास थर्ड टाइप है, इसका क्या रोल होता है, इसका रोल भी होता है ट्रांसपोर्ट का। इसने भी क्या करना होता है, एक्सोजीनियस फैटी एसिड को मूव करना होता है इनटू द सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी डिफरेंट साइट्स हैं जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो मेजर साइट्स हैं फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए। जो हमारे पास शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होती हैं वो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होती हैं, और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम दोनों में ऑक्सीडाइज होती हैं। लेकिन जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादातर पेरोक्सिसोम में ही ऑक्सीडाइज होते हैं। हमने 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन की, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, फैटी एसिड में बीटा कार्बन एटम पे जब ऑक्सीडेशन होती है देन हम उसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, और इसके रिजल्ट में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होता है या रिमूव होता है। जो बीटा ऑक्सीडेशन की साइट्स हैं वो है मोस्टली लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। अब बीटा कार्बन का आपको कैसे पता चलेगा, अगर हम फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को देखें, इस डायग्राम में आप देखें राइट साइड पे जो नीचे वाली डायग्राम है उसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है फैटी एसिड का। जो हमारे पास राइट साइड पे फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एंड हम इसको कह सकते हैं, और इसको मोस्टली हम COOH लिखते हैं, और इस कार्बोक्सिलिक एंड को हम अल्फा एंड भी कह सकते हैं, और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब अल्फा कार्बन के जो साथ वाली कार्बन होती है बिल्कुल, उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। हमारे पास जो इस चेन में लास्ट कार्बन आ रही है उसको हम कहते हैं ओमेगा कार्बन, और इस एंड को हम मिथाइल एंड भी कहते हैं, और इसको हम CH3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसे हम मिथाइल या ओमेगा एंड कह सकते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है उसे हम कार्बोक्सिलिक एंड कह सकते हैं या अल्फा एंड, और अल्फा एंड के साथ वाली जो कार्बन होती है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन में 3 डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन साइटोसोल। साइटोसोल में फैटी एसिड की एक्टिवेशन कैसी होगी इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी वो हम सेकेंड स्टेज पे पढ़ेंगे। जो थर्ड स्टेज है हमारे पास वो है प्रॉपर जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे होती है, उसके हम डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन की फर्स्ट स्टेज है हमारे पास फैटी एसिड एक्टिवेशन इन साइटोसोल। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फैटी एसिड की एक्टिवेशन साइटोसोल में किस तरह से होती है। फैटी एसिड की एक्टिवेशन साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसाइल कोएंजाइम ए में, और फैटी एसिड को एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट स्टेप में फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसाइल एडिनाइलेट में, और सेकंड स्टेप में एसाइल एडिनाइलेट कन्वर्ट होता है एसाइल कोएंजाइम ए में। और इस पूरे प्रोसेस में हमें जिन एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें एक है थायोकाइनेज एंजाइम और सेकंड है एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेज। और इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब फैटी एसिड रिएक्ट करेगा एटीपी के साथ तो वो फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल एडिनाइलेट में, और उसके बाद जब हमारे पास एसाइल एडिनाइलेट के साथ कोएंजाइम ए रिएक्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए में। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जब फैटी एसिड एसाइल एडिनाइलेट में कन्वर्ट होता है देन एटीपी जो होती है उसमें से एक एएमपी आके अटैच हो जाता है फैटी एसिड के साथ, और बाकी जो 2 हमारे पास फॉस्फेट रह जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट। ये पायरोफॉस्फेट जब कन्वर्ट होते हैं फॉस्फेट में तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम होता है जो इसको हाइड्रोलाइज करता है और कन्वर्ट कर देता है फॉस्फेट में। वैसे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, लेकिन पायरोफॉस्फेट की एलिमिनेशन से या फॉस्फेट की एलिमिनेशन से ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाता है।
फैटी एसिड की एक्टिवेशन में थायोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहे होते हैं। ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट थायोकाइनेज एंजाइम होते हैं जिन जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, और जो ये डिफरेंट थायोकाइनेज एंजाइम होते हैं वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग चेन फैटी एसिड की एक्टिवेशन कराते हैं। थायोकाइनेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड को एक्टिवेट करते हैं, और जो थायोकाइनेज एंजाइम मीडियम और लॉन्ग चेन फैटी एसिड को एक्टिवेट करते हैं वो होते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग और मीडियम चेन फैटी एसिड को इनटू एसाइल कोएंजाइम ए। बीटा ऑक्सीडेशन में जो हमने सेकेंड स्टेज पढ़ी थी वो थी ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा होता है? वो होता है कार्निटाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम में जो हमारे पास एक्टिवेटेड फैटी एसिड है वो साइटोसोल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी वो एक्टिवेटेड फैटी एसिड थी, वो था एसाइल कोएंजाइम ए। एसाइल कोएंजाइम ए जब साइटोसोल में होता है तो इसमें एसाइल ग्रुप जो होता है वो कार्निटाइन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, कोएंजाइम ए सेपरेट हो जाता है, और जो एसाइल ग्रुप कार्निटाइन की तरफ ट्रांसफ़र होता है वो मिलके बना देता है एसाइल कार्निटाइन। अब इस सारे प्रोसेस को कैटालाइज कौन सा एंजाइम कर रहा होता है? वो होता है हमारे पास कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 1। अब जब ये एसाइल कार्निटाइन साइटोसोल में बन जाता है तो इसके बाद इसने साइटोसोल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ ट्रांसफ़र होना है। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास ट्रांसलोकेज एंजाइम होते हैं जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो एसाइल कार्निटाइन को शिफ्ट करते हैं साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ। अब इस एंजाइम के थ्रू या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एसाइल कार्निटाइन शिफ्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगेन क्या होगा कि एसाइल कार्निटाइन जब रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ए से तो यहाँ पे हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए सेपरेट हो जाएगा और कार्निटाइन सेपरेट हो जाएगा, और इस सारे प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसे हम कहते हैं कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम। अब जब एसाइल कोएंजाइम सेपरेट हो जाएगा और कार्निटाइन सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे कार्निटाइन अगेन साइटोसोल की तरफ वापस ट्रांसफ़र होगा। वो क्यों ट्रांसफ़र होगा? क्योंकि साइटोसोल में दोबारा रीयूज़ के लिए हमें कार्निटाइन चाहिए होता है, तो इस तरह ये एक साइकिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का चलता रहता है। अब कार्निटाइन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में शिफ्ट करने के लिए हमारे पास अगेन ट्रांसलोकेज एंजाइम होते हैं जो इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में शिफ्ट करते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में, इस सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने ये देखा कि जो हमारे पास एक्टिवेटेड फैटी एसिड था एसाइल कोएंजाइम वो साइटोसोल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेज है वो है प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन। जो प्रॉपर एक बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट में बनता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये 4 डिफरेंट स्टेप्स में होती है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए है जिस पे एक अल्फ़ा कार्बन भी है और बीटा कार्बन भी है। जब इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो अल्फ़ा और जो बीटा कार्बन है उस पर हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, और जब वो हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है FAD। ठीक है, FAD जब उन हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो बना देगा FADH2, और उसके रिजल्ट में हमारे पास इनोल कोएंजाइम ए बनेगा जिसमें अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, मतलब वो हमारे पास एक अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम बन गया जिसमें डबल बॉन्ड है। इससे पहले हमारे पास क्या था, सैचुरेटेड कोएंजाइम ए था जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुई, FAD ने 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट की और उसने बना दिया FADH2, और ये सारे प्रोसेस को कैटालाइज कौन कर रहा होता है, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम।
ये हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएंगी तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास जो ये फैटी एसिड आएगी वो आएगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज इनोल कोएंजाइम ए। बीटा ऑक्सीडेशन का जो सेकंड स्टेप है उसमें होगी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। अब हमारे पास इनोल कोएंजाइम ए है, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बीटा कार्बन पे आके अटैच होगा एक साइड पे और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आके अटैच होगी। इस सारे प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसे हम कहते हैं इनोल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज। इसमें इनोल कोएंजाइम ए से हमारे पास बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और उसमें जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा। बीटा ऑक्सीडेशन में जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है अगेन ऑक्सीडेशन का। इसे हम डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं और ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे हैं। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बनी थी वो थी बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा बीटा कार्बन पे तो यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी और उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा NAD और वो बना देगा NADH। और इस प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बीटा कार्बन है उस पर ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन रिमूव होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है या आप कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है वो है क्लीवेज। इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान क्लीवेज होगी और बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनती है बीटा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस सारे प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसे हम थायोलेज एंजाइम भी कहते हैं या एसाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान क्लीवेज हुई है और कोएंजाइम ए हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आई एसाइल कोएंजाइम ए और सेकंड है एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट अब देखेंगे हम बायोएनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, कितनी बन रही है, वो सारी अब हम इस टेबल में देखेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसका साइकिल 7 टाइम रिपीट होता है और उसमें 8 मॉलिक्यूल बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के और हर साइकिल में FADH2 भी बनता है, NADH भी बनता है और FADH2 से कितने ATP मिलते हैं, NADH से कितने मिलते हैं वो हम डिटेल में देख लेते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल अगर 7 टाइम रिपीट हो रहा है तो हमारे पास 7 FADH2 होंगे और एक FADH2 से हमारे पास 2 ATP आते हैं। तो जब 7 FADH2 होंगे और 7 FADH2 से हमारे पास आएंगे 14 ATP। और अगर NADH 7 है तो हर NADH से हमारे पास 3 ATP मिलते हैं तो 7 × 3 21 मतलब FADH2 से 14 और NADH से हमारे पास 21 ATP हमें मिले। और जो एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्ट में बनते हैं तो उससे हमें कितनी ATP मिलती है, हर एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो हमें 12 ATP देता है और अगर 8 एसिटाइल कोएंजाइम है तो हमारे पास टोटल आएगी 96 ATP। जब हम इस पूरी एनर्जी को ऐड करें तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास बनती है वो है 131 ATP मॉलिक्यूल और जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है वो है 2 ATP और जो हमारे पास नेट यील्ड आती है वो है 129। ये सारी एनर्जी की कंजप्शन या जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये एक जो मॉलिक्यूल पाल्मिटॉइल कोएंजाइम है या जिसे हम एसाइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं, ये उसके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में सारी बन रही होती है और यूटिलाइज हो रही होती है।